का डिस्कोर्सिव सुनने के लिए, परमात्मा के परमात्मा पर इन चीजों को सुनने के लिए। और वो क्या करते थे, वो ज्ञान का वार्तालाप कराते थे, कंपटीशन कराते थे। जैसे अब इन्होंने बोला कि मैं तो बहुत बड़ी वेदों की जानकार हूँ, इन्होंने बोला मैं भी वेदों की जानकार हूँ, ठीक है ना। हम क्या राजा जो जनक थे वो कहते थे आपस में संवाद करो, राजा जनक कहते थे आपस में कंपटीशन करो। तो ऋषि जो याज्ञवल्क्य था जिसने ये शतपथ ब्राह्मण लिखा था, वो इतना इंटेलिजेंट था, वो इसके आगे टिक नहीं होता। पर उसकी पहली शर्त क्या होती थी, मुझसे वेदों के ऊपर जो भी कंपटीशन लड़ेगा, ठीक है, आप लोग वेद विचार करो, ठीक है, पर जो मुझसे हारेगा उसको पानी में डुबो के मारना, अपनी आत्महत्या करनी पड़ेगी। सुना हुआ ना इसका? यस। तो ऐसा माना जाता है कि कितने ऋषियों ने सुसाइड किया था, जो उससे लड़ने आते थे, पैसे के पीछे आते थे, ठीक है ना। तो कितने ऋषियों को मरना पड़ा। और इनके बारे में आता है, इनको किसने चैलेंज किया था? एक स्त्री ऋषि ने चैलेंज किया था, गार्गी। गार्गी संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, दूरदर्शन में आती है उसकी ऊपर स्टोरी पूरी। ऋषि गार्गी, और ऋषि गार्गी जब उससे जीतने लगी, उसको वो मुझे पानी में डूबना पड़ेगा, तो उसने गार्गी को मुष्टिक प्रहार किया, उसका नाक तोड़ दिया। याद मिला। क्लियर है? गार्गी ऋषि थी, महिला ऋषि, तो उसने उसको चैलेंज किया था। तो जब उसको लगा ना कि मैं हारने लगा हूँ, उसने उसके मुंह पर कहते ना सुंडा मारा, पूरा मुक्का मारा, उसकी नाक की हड्डी तोड़ दी। ये लेटर वैदिक पीरियड में हुआ था, ठीक है। याज्ञवल्क्य, गार्गी संवाद, ये क्वेश्चन 2017 में आई थिंक IAS में आया था कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद किस चीज में रेफर है इसका? शतपथ। क्लियर है जी? 2 मिनट दे लो चाहे, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। याज्ञवल्क्य इंटरेस्टिंग है चैप्टर, आगे इसकी इंटरेस्टिंग ही है। अगला वेद है सामवेद। सामवेद किस ऋषि ने सबसे पहले सामवेद को सुना था? ऋषि उद्गत्री। ऋषि उद्गत्री ने सबसे पहले सामवेद को परमात्मा से सुना था। सामवेद में क्या है? भारत का जो म्यूजिक है, कहते हैं जो म्यूजिक, भारत का नहीं ओवरऑल जो म्यूजिक है, म्यूजिक का जन्म कहाँ से हुआ है? संगीत का सामवेद से हुआ। जो सारे गामा पाधा निसा, ये बेसिक वर्ड्स हैं जहाँ से म्यूजिक का जन्म हुआ, बेसिक राग है। उद्गत्री, ऋषि उद्गत्री, बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो म्यूजिक जो था यहाँ से आया है। अब आप कहोगे सर ये लोग गाना गाते थे क्या, म्यूजिशियन थे? नहीं, जब ये लोग मंत्र उच्चार करते थे, यज्ञ करते थे, तो आपने देखा होगा आज भी जब यज्ञ होता है तो एक स्वर में होता है, एक म्यूजिक बज रहा होता है। वो मंत्र बोलते ऐसे नहीं बोलते, वो ऐसे नहीं करते, वो स्वर में गा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो स्वर बना था सा रे गा मा पा धा नि सा रे, ठीक है, वो कहाँ पर बना सबसे पहले? ठीक है। सामवेद के सबसे इंपॉर्टेंट जो अवयव है वो कौन से हैं? पहला पंचविश, पंचविश अवयव, पंचविश अवयव। बुक में दिया होगा तो पढ़ लेना, नहीं तो इंफॉर्मेशन के लिए दे दूंगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आ जाता है, अगर पेपर को डिफिकल्ट बनाना ना उन्होंने तो ये चीजें पूछेंगे।
पंच विष अर्यन का। दूसरा षडांग विष, षडांग विष अर्यन का, षडांग विष अर्यन का। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? जेमिनी, जेमिनी अर्यन का। जेमिनी अर्यन का किसने लिखा था? ऋषि जेमिनी ने। जेमिनी ऋषि का नाम था, ऋषि जेमिनी ने इसको लिखा था, जेमिनी अर्यन का। ठीक है, दोबारा बोल देता हूं, पंच विष अर्यन का, षडांग विष, षडांग यानी 10, ठीक है ना, षडांग विष अर्यन का। और तीसरा कौन सा था? जेमिनी अर्यन। इसके साथ जो उपनिषद है वो कौन से अटैच है? सबसे पहला जेमिनी, जेमिनी उपनिषद। जेमिनी नाम जहां भी आएगा ना, अपने आप समझ जाना कि जेमिनी जहां भी वर्ड आएगा वो समझ जाना सामवेद से लिंक है। दूसरा चांदोग्य उपनिषद, चांदोग्य उपनिषद, ठीक है। और यही अर्यन का रिश्तेदार है, ठीक है। सॉरी, यही उपनिषद, ब्राह्मण, सॉरी ब्राह्मण, तीसरा हमने पढ़ा ब्राह्मण, तो यही ब्राह्मण इसके साथ अटैच है, ठीक है। वर्ड जेमिनी जहां भी आएगा सामवेद, वर्ड चांदोग्य जहां भी आएगा कहीं ना कहीं सामवेद से डील करता, ठीक है। लास्ट जो है वो कौन सा है? अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद किसने सबसे पहले सुना? ऋषि अथर्वा ने, ऋषि अथर्वा ने सबसे पहले इस वेद को सुना था। अब एक टर्म है जिसको बोला जाता है वेद त्री, वेद त्री, त्री यानी 3, ठीक है। तो बेसिकली ऋषि अथर्वा ने, तो वेद त्री यानी 3 वेद, उसमें कौन से आते हैं? जब वेद त्री आता है उसमें कौन सा आता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। जो अथर्ववेद है वो वेद त्री से बाहर है, वेद त्री से अथर्ववेद बाहर है। क्यों बाहर है बताओ? में ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं? एक तरह से त्रिवेद हो गए ना ये, इन त्रिवेदों से अथर्ववेद को अलग क्यों लिखा गया है? 4 वेद ही हैं, पर 3 को एक कैटेगरी में डाला है, एक को थोड़ा अलग डाला हुआ है। क्यों बताओ भाई? ऐसा माना जाता है अथर्ववेद नेचुरली लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया, ठीक है ना। पर अथर्ववेद जो है उसमें ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो नॉन आर्यन बिलीफ है, आर्य लोगों के बिलीफ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? हम लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे, पहले आर्यंस यहाँ पर सेटल्ड थे पंजाब के एरिया में, सब सिंधु प्रदेश में। उसके बाद आर्यंस ने माइग्रेट किया यूपी बिहार की तरफ। क्यों किया मैं आपको बताऊंगा, हम पढ़ेंगे अभी। जब वो इस तरफ आए, यहाँ पर झारखंड का जो इलाका है वो भी पहले बिहार में आता था, पता होगा, ये 2001 में बने हैं ये। झारखंड का इलाका बिहार में था। झारखंड के इलाके में आज भी ट्राइब्स हैं, मुंडा ट्राइब, कबीले लोग जो हैं। जब ये लोग इन लोगों के संपर्क में आए तो ये नॉन आर्यंस लोग थे, इन्होंने अपने जो बिलीफ थे आर्यंस को बताए। बिलीफ यानी जादू टोना, भूत प्रेत, ये बिलीफ आर्यंस के नहीं थे, इनके थे। और इन वेदों में इन चीज के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि ये बातें आर्यंस की नहीं थी, बाहर से ग्रहण की हुई है। इसको इसमें त्रिवेद में नहीं पाया गया, इसको अलग किया हुआ। क्लियर है जी? तो अथर्ववेद जादू टोना, ठीक है। दवाइयाँ, जो दवाएं होती हैं उसका, औषधियों का लिस्ट,
भूत प्रेत की लिस्ट, तावीज हो गया, तावीज पा लिया, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये अथर्ववेद में हमको मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट है जब हम महाजनपद पढ़ेंगे तो उसमें मगध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मगध प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो मगध का सबसे पहले वर्णन किसमें आया था? अथर्ववेद में। किसमें आया था? अथर्ववेद में। हम थोड़ी देर बाद कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र का सबसे पहले लेसन कहां पर आया था? क्लियर है? अथर्ववेद के साथ जो अर्यंका अटैच है वो कौन सी है? गोपक। अथर्ववेद के साथ जो अर्यंका अटैच है वो कौन सी है? गोपक। क्लियर है जी? Yes. और इसके साथ जो उपनिषद अटैच है वो कौन सी है? मुंडक। पहली कौन सी है? मुंडक उपनिषद। क्यों इंपॉर्टेंट है मुंडक उपनिषद? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। यस, सत्य में विजेत है, जो नारा है ना, सत्य में विजेत से। जब आप आईएएस बनोगे ना तो आपके पीछे आपके यहाँ पर एक शेर लगा होगा, 3 शेर होते हैं, और एक अशोक चक्र बना होगा, तो ऐसे नीचे क्या लिखा होगा? सत्य में विजेत। तो सत्य में विजेत सबसे पहले कहाँ पर आया था? मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में। और दूसरी कौन सी है? मुंडाक्य। मुंडाक्य उपनिषद। मुंडक और मुंडाक्य उपनिषद। क्लियर है जी? Yes, sir. तो ये क्या हो गया आपके वैदिक लिटरेचर सोर्सेज। बड़ा टॉपिक था ये। क्लियर है? Yes, sir. देखो इसको 5 मिनट में हम आगे चलेंगे। वैक्सीन किस किस ने वाली है? आज इन्होंने ले नहीं वो फॉलो कोई नुकसान तो नहीं है, मैं भी बोली हूँ, समझ आ ही दिया। प्रोटेक्शन इनका एमसीक्यूज लेके जाऊंगा हड़प्पा के, ठीक है, तो अगली और फिर आज के लिए टेस्ट होगा। आज नहीं, अगले मैं दे जाऊंगा मैडम को, ठीक है, वो अपने आप आपको बना के देंगे। क्योंकि क्या अभी आपने फ्लैश चैप्टर पढ़ा है, समझा है, अभी टेस्ट दे दोगे तो पक्का हो जाएगा। Yes. ना बाद में लोगे 6 महीने बाद तो बच्चा उसका ही रहेगा। Yes. ठीक है ना? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम? सर वो लास्ट देखा था मुंडक, मुंडाक्य, मुंडक और मुंडाक्य डिफरेंस क्या है सर? अलग अलग है। यहाँ तक डाउट है किसी को? समझ आ रही है? चले आगे। लिखी किसने सर? हाँ? लिखी किसने? क्या? ये वेद किसे लिखी? ये सुने हम बाद में जब पुस्तकालय है तो लेखन तलाई तब लिखा गया। तो पहले आपको जान के हैरानगी होगी, पेपर में नहीं लिखे गए। पेपर तो मेडिवल इंडिया में है, जब भारत में दिल्ली सल्तनत चल रही थी। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था कागज का आविष्कार? कागज का आविष्कार तो चाइना में हुआ 1100 कुछ में। उससे पहले जो भी आपको दिखे पांडुलिपियाँ दिखेंगे, पत्तों के ऊपर लिखे हुए। हाँ, वो लकड़े होती हैं, वो आज भी पड़े हुए वो होशियारपुर में लाइब्रेरी है उसकी। यार फिर कभी बताऊँगा ऑफिस के बारे में।
अरे वो तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जितनी दुनिया में लोग बैठे हैं, इंक्लूडिंग आप, मैं, हम सब, और जितने आने हैं, उन सबका लेखा जोखा उसमें। ये यहाँ पर है, बनारस में है, एक तमिलनाडु में है, बाकी अंग्रेज लगे, वेद भी अंग्रेज लगे, है ना। तो उसमें जितने लोगों ने आना है, इंक्लूडिंग हम भी, अगर आप भी अपना पसंद, आपने क्या करना है, वहाँ पर एक मिनिमम फीस देनी है 500 रुपये, और आपने अपना नाम लिखवाना है। वो तो वो सर्च करेंगे जो उनके 3-4 सेंटर में दिया। तो अगर आपका नाम आ जाता है, आपके पिछले जन्म में क्या थे, आप इस जन्म में कैसा आगे होगा, और अगले जन्म में क्या होने वाला है, ये भी है उसमें। फालतू टेंशन लेके बैठ गए, जो होना वो तो हो ही जाना, सीधी बात है, टेंशन कोई नहीं। आगे चलो, आगे चलिए, ऋग, वैदिक, पॉलिटी। ऋग, वैदिक, पॉलिटी, ठीक है। अब फटाफट मैं पॉलिटी, ऋग, वैदिक, रिलीजन, सोसाइटी कराऊंगा, इकोनॉमी कराऊंगा, उसके बाद आपको 20-25 मिनट की ब्रेक दूंगा, फिर वही चैप्टर, वही चीज़ें हम लेटर वैदिक पीरियड की करेंगे, ठीक है, क्लियर है। ऋग, वैदिक, पॉलिटी, देखिए ऋग वैदिक पीपल जो थे, ये ऋग वेद के लोग जो थे, अर्ली वैदिक पीरियड के, ये लोगों का स्थान कहाँ पर था, सब सिंधु प्रदेश, सब सिंधु प्रदेश। इसमें कौन कौन सी नदियां बहती थी इस प्रदेश में, ठीक है। पहली सिंधु, दूसरी व्यास, चिनाब, रावी, झेलम, सतलुज, और सातवीं कौन सी थी, सरस्वती। तो अर्लियर आर्यन जो थे, भारत में आए थे, वो सब सिंधु प्रदेश में उन्होंने अपना वास किया था। सब सिंधु प्रदेश यानी वो ये 7 नदियों का, पंजाब का एरिया जो है, राजस्थान, हरियाणा का एरिया जो, ठीक है। तो इस प्रदेश में आकर ऋग्वेद को लिखा गया, पहली बात। दूसरी बात, पॉलिटी में कुछ डायमेंशंस थी, यूनिट्स थी, ठीक है। समाज में कुछ यूनिट्स थी। सबसे बेसिक यूनिट क्या थी, फैमिली। फैमिली को क्या बोला जाता था, कुल। फैमिली को क्या बोला जाता था, कुल। सबसे बेसिक यूनिट जो समाज की थी वो क्या थी, फैमिली, ठीक है। अब फैमिली कैसी होती थी, ज्वाइंट फैमिली, जिसमें काफी जनरेशन इकट्ठी रहती थी। आज भी आपको गांव में, अगर छोटे गांव में चल जाओ, छोटे शहरों में चल जाओ, तो आपको संयुक्त परिवार ज्यादा मिलेंगे, शहरों में नहीं, छोटे टाउन्स हो गए या गाँव में, ठीक है। इस फैमिली का हेड कौन होता था, एक मेल पर्सन, सीनियर मेल पर्सन, जिसका नाम क्या था, कुलपति। कुल क्या, फैमिली हेड कौन है, सीनियर मेल, कुलपति। आगे चले, कुलपति का मेन काम क्या था, इस फैमिली को ज्वाइंट रखना, जो सबसे सीनियर था, ठीक है। और फैमिली में जो भी डिसीजंस होते थे, कुलपति के निर्देश के अनुसार ही होते थे, क्लियर है। आगे चले, फैमिली के ऊपर एक यूनिट थी, काफी फैमिली आपस में मिलकर क्या बनाती थी, ग्राम। काफी परिवार आपस से मिलकर क्या बनाते थे, ग्राम। तो ग्राम का हेड कौन था, ग्रामपति या ग्रामीणी। ग्रामपति या ग्रामीणी,
ठीक है, तो ग्रामपति या ग्रामणी का काम क्या था, क्योंकि ये लोग क्या थे, ट्राइबल लोग थे, जैसे बंजारे नहीं होते, बंजारों की ट्राइब होती है छोटी छोटी, ये ट्राइबल लोग थे, ठीक है। तो इसका काम क्या था कि जब भी लड़ाई होती थी ट्राइब्स की आपस में, तो ये क्या करता था, सेना इकट्ठा करता था, जितने भी लोगों को इकट्ठा करता था और लड़ने चले। ग्रामणी का अभी क्या है, योद्धा है, बाद में जाके ये क्या हो जाएगा, एक विलेज का हेड हो जाएगा। अभी ये क्या है, योद्धा है, जब लड़ाई हो रही है उस ट्राइब की तो लोगों को इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। ग्राम आपस में मिलकर क्या बनाते थे, विस, विस, और विस का हेड कौन था, विस्पति। विस्पति, विस्पति का काम क्या था, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इनकी जो मेन इकोनॉमी क्या थी, वो गाय थी, सबसे बड़ा धन क्या था, गाय था। पेस्टोरल लोग है ना, बंजारे लोग हैं, बंजारे लोग क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो प्रॉपर्टी क्यों लेंगे, सेटल लाइफ तो है ही नहीं अभी, बंजारे लोग हैं ये। पेस्टोरल जो लोग होते हैं, जो गुज्जर लोग होते हैं, वो आज यहाँ पर है, कल आपको दूसरी जगह मिलेंगे, वो कभी प्रॉपर्टी से लेते हैं। तो प्रॉपर्टी अभी नहीं आई है, लैंड का भी कोई महत्व नहीं है, ठीक है, ये बंजारे लोग हैं। तो विस्पति का काम क्या है, जो घास, जो चारा गाय को खिलाना होता है उसको इकट्ठा करना, ताकि पशु को चारा खिलाए, ठीक है। और सबसे ऊपर जो यूनिट थी उसका नाम क्या था, जन। सबसे ऊपर जो यूनिट थी उसका नाम क्या था, जन। और जन का हेड कौन था, राजन, राजा, राजन। तो सबसे बड़ी यूनिट क्या थी, कबीला। ये कबीला ही लोग है ना, ठीक है ना, जैसे मुंडो का अपना कबीला है, ठीक है, ओंगलिस का अपना कबीला, ट्राइब्स हम के कबीले हैं, ठीक है। तो कबीले का हेड कौन था, राजन, ठीक है। अब ये जो बंदा था राजन, कहने को राजन था, पर इसके पास डोमिनेटिंग पावर्स किनकी नहीं थी। पहली बात, इसकी सिलेक्शन कैसे होती थी, इसकी जो सिलेक्शन होती थी वो कुछ कमिटीज के द्वारा होती थी, कुछ सभाएं होती थी जो आपस में मिलकर राजा की या मुखिया की सिलेक्शन करती थी। तो पहली सभा कौन सी थी, सभा। पहली कमेटी कौन सी थी, सभा। दूसरी कौन सी थी, समिति। तीसरी कौन सी थी, विरुद्ध। और चौथी कौन सी थी, गण। सेकंड समिति, थर्ड थी विद्रत, दिया हुआ उसमें यार, और चौथी कौन सी थी, गण। जो तो चौथी गण थी उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उसके बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है, तो उसका चैप्टर क्लोज हो गया। ऊपर आया सभा। सभा क्या थी, जैसे आज की राज्यसभा हाउस है ना एक, तो सभा वाज द कमिटी ऑफ एल्डर पीपल, बुजुर्ग लोग, ठीक है, सभा। दूसरी क्या थी, समिति। समिति क्या थी, जैसी आज की लोकसभा। तो जो सभा थी उसमें गिने चुने बुजुर्ग दार्शनिक लोग बैठते थे, समिति में आम जनरल पब्लिक बैठती है, और ये लोग आपस में मिलकर हर एस्पेक्ट पे विचार करते थे, चाहे वो रिलीजियस एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, वॉर वाला एस्पेक्ट है। और राजा को इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता था, अपनी भी मनमर्जी रखता था। ये जो बोलते थे वही होता था। राजा का चयन भी इनके अकॉर्डिंग हो रहा है, राजा ने जो करना है वो भी इनके अकॉर्डिंग चलेगा, अगर राजा को उतारना है वो भी उतारेगा, ठीक है। और तीसरा कौन सी थी, विद्युत। ये क्या थी, एक रिलीजियस असेंबली थी, एक रिलीजियस असेंबली थी, जो धर्म का काम करते, धर्म धर्म के बारे में देखते, ठीक है। तो हमको क्या पता लगा है कि राजा कहने का राजा है, अभी उसके बाद पूरी पावर नहीं है, ठीक है। अगला एस्पेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो आर्यन पीपल थे ये ट्राइब्स में बटे हुए थे, और इन ट्राइब्स को क्या बोला जाता था,
जन, ठीक है। ये जो ट्राइबल पीपल थे, ये लोग हड़प्पाओं के साथ भी लड़े, ठीक है, क्योंकि वो बाहरी लोग थे, और ये लोग आपस में भी लड़ते थे, आपस में भी ये लोग लड़ते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो युद्ध ऋग्वेद में बताया वो कौन सा है? 10 राजन युद्ध। 10 राजन युद्ध, 10 राजन युद्ध। 10 राजन यानी 10 किंग्स, 10 ऐसी बैटल जिसमें 10 राजा इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो ये हुआ क्यों? एक ट्राइब थी जिसका नाम क्या था? भरत ट्राइब या भरत जन या भारत जन, ठीक है, भारत नाम की ट्राइब थी। इसी ट्राइब से इस देश का नाम भारत पड़ा, ठीक है। इस ट्राइब का जो मुखिया था वो कौन था? सूदास, 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 ठीक है। ऐसा माना जाता है जो इस ट्राइब का मुखिया था उसके पास 2 ऋषि थे। पहला ऋषि था ऋषि वशिष्ठ, दूसरा ऋषि था ऋषि विश्वामित्र। पहला था ऋषि वशिष्ठ, दूसरा था ऋषि विश्वामित्र। वशिष्ठ और विश्वामित्र की आपस में नहीं बनती थी, ठीक है, आपस में लागतबाजी थी। तो हुआ क्या, जब इन दोनों में कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ती गई तो सूरदास ने वशिष्ठ का साथ दिया, विश्वामित्र का साथ नहीं दिया, जिससे विश्वामित्र खफा हो गए और उन्होंने ये प्रण दिया कि मैं सूरदास को हरवा दूंगा। ये हमको आगे भी देखने को मिलेगा जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे। चाणक्य नंद शासक के खिलाफ हो गया, इसकी प्रॉपर स्टोरी है बहुत बड़ी। फिर आप जाओगे मिडिवल इंडिया में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, पद्मावत के बारे में पढ़ेंगे आप, तो उनका जो राजगुरु था वो रतन सिंह के खिलाफ हो गया था, अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया था जाके, ठीक है ना। तो ये काफी बने हुए हैं ऐसे इंसिडेंट। तो हुआ क्या, विश्वामित्र ने प्रण लिया कि वो इनको भारत लैंड को नष्ट कर देगा, और उसने एक सेना बनाई जिसमें 5 आर्यन ट्राइब्स थी और 5 नॉन आर्यन ट्राइब्स, जो यहाँ के लोग थे। 5 आर्यन ट्राइब थी और 5 नॉन आर्यन थी। तो इसको क्या बोला गया? 10 राजन युद्ध, ठीक है। जो किसके खिलाफ हुआ? भरत ट्राइब के खिलाफ हुआ, ठीक है। और कहां पर हुआ? किस नदी के किनारे हुआ? रावी नदी के किनारे हुआ, जिसको पुरुषनी भी कहा गया। इस रिवर को ऋग्वेद में पुरुषनी भी कहा गया, ठीक है। और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या आया कि जो भरत ट्राइब की, भरत क्लैन था, उसने 10 राजाओं को सूरदास ने हरा दिया और वो एक ही राजा बन गया, भरत। इससे उसका नाम, इस देश का नाम क्या बना? भारत। क्लियर है? रावी नदी के किनारे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्या है? कबीलाई टाइप के लोग हैं, ठीक है। क्लियर है? पॉलिटिक्स क्लियर है? देखो इसमें कोई डाउट है तो आगे चले जाओ। समझ आ रहा है? रिवर का नाम पुरुषनी, परुषनी। सर सारी रिवर जो आपने अच्छा, रिवर इंडस यानी सिंधु, रिवर सिंधु यानी सिंध, ठीक है। दूसरी रिवर ब्यास, इसको विपाशा कहा गया है, उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। तीसरी रावी, रावी को परुषनी कहा गया है। चौथी सतलुज, इसको शतुद्री ऐसे कुछ कहा गया है, ठीक है। 5वीं झेलम, ठीक है। 6वीं चिनाब, इसको अश्करी कहा गया है। 7वीं कौन सी है? सरस्वती, इसको घग्गर कहा गया। देखो तो सब लिखा हुआ है।
चले आगे चले सोसाइटी। आगे चले सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी की बेसिक यूनिट क्या थी? फैमिली। बता चुका हूं आपको मैं। तो फैमिली को क्या बोला जाता था? कुल। कुल में कौन होता था? कुलपति हेड होता था। फैमिली क्या थी? ज्वाइंट फैमिली। क्लियर है? आगे चलिए। जब आर्य लोग भारत में आए, ठीक है, जब आर्य लोग भारत में आए तब उस समय उन्होंने देखा जो भारत के लोग थे वो श्याम रंग के थे। श्याम रंग यानी हल्का काला, गेहुआ। ठीक है, और ये लोग क्योंकि सेंट्रल एशिया से आए थे, वहां पर ठंडक ज्यादा है, तो ये लोग क्या थे? गोरे रंग के थे। तो सबसे पहला डिफरेंस जो यहाँ पर हुआ वो किसके हिसाब से हुआ? कलर के हिसाब से। तो पहला सोसाइटी का डिफरेंशिएशन हुआ कलर के हिसाब से। ठीक है, जो गोरे लोग थे वो आर्यन कहलाए, जो श्याम रंग के लोग थे वो नॉन आर्यन। ठीक है, नॉन आर्यंस के लिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया, दसायु। दसायु ऋग्वेद में एक वर्ड है दसायु। दसायु का मतलब कौन है? वो लोग पहली बात जो सामने रंग के थे, दूसरा वो लोग जो लिंगम पूजा करते थे, हड़प्पा के लोग, मैं बोला ना हड़प्पा में लिंग मिले, शिव की पूजा होती थी। तो ऋग्वेद में बोला दूसरा जो लिंगम पूजा करते थे वो कौन थे? दसायु। और तीसरा जो लोग दूध के लिए कैटल नहीं पालते थे वो कौन थे? दसायु। तो ये दसायु के 3 कैरेक्टर्स थे। पहला श्याम रंग के थे, हल्के काले रंग के थे। चौथा और दूसरा ये लोग लिंगम पूजा करते थे, और तीसरा ये लोग कैटल को नहीं पालते थे दूध के लिए। क्लियर है? जो पहली डिफरेंस आई वो आई कलर के प्रभाव से। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सोसाइटी आगे चलती गई, दूसरी जो डिफरेंस आई सोसाइटी में, ठीक है, डिवीजन आई, वो किसके आधार पर आई? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर सोसाइटी को कर्म के आधार पे बांटा गया। ठीक है जी। तो पहला सोसाइटी में कौन था? ब्राह्मण। ब्राह्मण, ठीक है, तो जो लोग पूजा पाठ करते थे, वेदों को पढ़ते थे, वो लोग कौन थे? ब्राह्मण। दूसरा कौन था? क्षत्रिय। जो लोग शस्त्र को उठाते थे, ठीक है, अपने ट्राइब के पीछे लड़ते थे, वो लोग कौन थे? क्षत्रिय। तीसरे कौन थे? वैश्य। वैश्य, तो वैश्य में कौन आते थे? पहले किसान जो खेती करते थे, दूसरा जो पशु पालते थे, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट थे, वो लोग इसमें आ गए वैश्य में। और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उसमें एक मंत्र है जिसका नाम क्या? पुरुष सूक्त हिंद। पुरुष सूक्त हिंद। पुरुष सूक्त हिंद में चौथा आदमी आया, चौथी डिवीजन है, वो कौन थे? शूद्र। शूद्र। ठीक है जी। तो ऐसा माना गया, पुरुष सूक्त हिंद में ये बोला गया कि एक अकाल पुरुष है, परमात्मा को एक इस तरह से बताए अकाल पुरुष है। ठीक है, तो अकाल पुरुष के जो सर से जो निकले वो कौन थे? ब्राह्मण। तो दिमाग वाला काम किनके पास है? ब्राह्मण। क्षत्रिय, अकाल पुरुष की भुजाओं से जो निकले वो कौन थे? क्षत्रिय। तो उनका काम किया लड़ाई का। वैश्य, अकाल पुरुष के थाई से जो निकले वो कौन थे? वैश्य। इनका नाम क्या था? खेती करना, ठीक है, मर्चेंट्स या गाय पालना। चौथा जो था वो कौन था? शूद्र, जो पांव से निकले, जिनका काम क्या था? इन 3 वर्ण की सेवा। क्लियर है?
आगे चलिए। इस समय विमेन की पोजीशन बहुत अच्छी थी। विमेन की पोजीशन बहुत अच्छी थी। कैसे? पहली बार जो विमेन थी उनको पढ़ने का अधिकार था। ठीक है, पढ़ने के अधिकार को क्या कहते हैं? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार यानी ये उपनयन संस्कार को परफॉर्म कर सकती थी। उपनयन संस्कार क्या? जनेऊ नहीं डालते? जनेऊ नहीं डालते? डालते हैं ना। तो ये क्या था? उपनयन संस्कार। तो विमेन को एजुकेशन का हक था। दूसरी बात, हमको ऐसी विमेन ऋषि लिखी है ऋग्वेद में जिन्होंने ऋग्वेद के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं, मंत्र लिखे हैं। जैसे अपरा, घोषा, सची, लोकमुद्रा। ये कौन है? विमेन ऋषि जिन्होंने ऋग्वेद में कॉन्ट्रीब्यूशन की हुई है। इसका मतलब क्या है? विमेन की पोजीशन अभी अच्छी है, एजुकेशन विमेन को मिल रही है। ठीक है, आगे सती नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी। आगे विडो रीमैरिज थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विडो रीमैरिज थी। एक विधवा का पूर्ण विवाह होता था, फिर बाद में जाकर बंद हुआ। आगे चलिए, एक प्रथा थी जिसका नाम क्या था? नियोग प्रथा। नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या थी? जब एक औरत विधवा हो जाती थी तो उसको ये राइट था कि वो अपने देवर के साथ शादी कर सकती थी अपने बच्चों को पालने। तो विडो रीमैरिज है, यानी उसकी पोजीशन अभी सही है। क्लियर है इतना? विमेन की पोजीशन के बारे में पता लग गया। विमेन की जो मैरिज थी वो स्वयंवर से होती थी। स्वयंवर पता है? जब एक लड़की अपना वर खुद बुक करे। आगे चले, इस समय छुआछूत की बीमारी अभी नहीं थी। हम गुप्त काल में देखेंगे। गुप्त काल में फाहिम जो भारत में है वो कहता चंडाल थे। चंडालों के बारे में उसने बहुत वर्णन किया। कहता शहर के अंत में रहते थे। जब उनको आना होता था तो क्या करते थे? वो थाली और लकड़ी से साउंड क्रिएट करते थे कि हम आ रहे हैं, ताकि जो वहां पर ब्राह्मण वगैरह उच्च वर्ण के लोग थे वो वहां से चले जाते थे। वो कहते हैं इसका साया भी गलत है, उनको दोबारा ना आ पड़ेगा। तो अभी ये छुआछूत वाली प्रॉब्लम अभी नहीं आई। अब जो शूद्र थे, इनको क्या किया जाता था? इनको घर के कामों में लगाया जाता था। शूद्र अभी एग्रीकल्चर के प्रोसेस में नहीं आएंगे। इनको घर के अंदर सेवक बना के रखा हुआ है, जाओ भी पानी पिलाओ, रोटी बनाओ। ठीक है ना? घर के बाहर नहीं जाने देंगे। ये घर के बाहर कब आएंगे? मौर्य पीरियड में, जब अर्थशास्त्र चाणक्य ये बात बोलेगा कि शूद्र को फार्मर्स बनाओ, ये बेले बैठे खाना क्या खा रहे हैं, अनाज उगाओ इनसे। ठीक है, तो अभी ये लोग क्या है? घर के अंदर बैठे हुए हैं और अभी छुआछूत की बीमारी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखनी है, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकते हैं। ये कर्म का आधार है समय, इस समय वक्त का आधार नहीं है। ये ब्राह्मण ने जो पैदा वो ब्राह्मण है, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, कर्म से ब्राह्मण है। तो 4 एग्जांपल्स का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? ऋषि अत्रि। जो ऋषि अत्रि थे वो क्या थे? शूद्र थे। और ऋषि अत्रि ने वेदों को पढ़ा और उसके बेस में वो कहां पर आगे? ब्राह्मण में। कर्म का आधार है ना, वक्त का आधार नहीं है। अभी शूद्र भी है तो ब्राह्मण का कर्म करेगा तो ब्राह्मण में जा सकता है। ब्राह्मण अगर शूद्र का काम करेगा तो शूद्र में जाएगा। क्लियर है जी? आगे चले, ऋग्वेदिक रिलीजन।
जो ऋग्वेदिक पीपल है वो कहाँ से आए? मैंने आपको क्या बोला? ऋग्वेदिक पीपल कहाँ से आए? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कौन सा लगा गया? स्टेपिस का एरिया आ गया। स्टेपिस का नाम सुना है? सुना है? ऑनलाइन क्लास में नहीं है लगाई है तो उसमें ज्योग्राफी में स्टेपिस का नाम पक्का आया होगा, एनवायरनमेंट में भी आया होगा। ग्रासलैंड, ग्रासलैंड, ठीक है। तो ये जो ग्रासलैंड है ये क्या है? ये स्टेपिस का जो एरिया है ये ठंडा इलाका है, मतलब ये टेम्परेट रीजन है। टेम्परेट रीजन क्या होता है? ना तो इतना ठंड होती है जैसे आर्कटिक रीजन में और ना इतनी गर्मी होती है जितनी यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन में, तो ठीक होता है मौसम। जैसे हमारे हम अक्टूबर में या स्प्रिंग सीजन जिसे कहते हैं, ना गर्मी ना सर्दी, ठीक है। तो ये लोग यहाँ से आए। टेम्परेट रीजन में एक खासियत है, टेम्परेट रीजन में जो साइक्लोन्स आते हैं, बारिश होती है वो धीमी होती है, हल्की होती है, तेज नहीं होती कभी, और कॉन्टिन्यूस होती है। लॉर्ड्स का मैदान देखा कभी क्रिकेट में जो आजकल मैच चल रहा है ना इंडिया का, अगर आप यूरोप को ध्यान से देखोगे इंग्लैंड में तो आपको लॉर्ड्स में या इंग्लैंड में कहीं पर भी रेयरली धूप मिलेगी। अब टेस्ट मैच चल रहा है ना, देख लो 5 दिन देख लो, अगर धूप आएगी भी तो 2 घंटे ही बाद में फिर वैसा बारिश वाला मौसम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ टेम्परेट साइक्लोन है। और वहाँ पर इंग्लैंड में एक कहावत है कि जब भी आपने जाना है हैट, कोट और अम्ब्रेला जूता आपने, ये कहावत है। क्योंकि वो कहते हैं मौसम का कुछ नहीं पता कब बिगड़ जाए। लॉर्ड्स में जब भी मर्जी देख लेना, 2 मिनट की बारिश होगी छाते खुल जाएंगे, मैच बंद हो जाएगा, थोड़ी देर बाद आवाज धूप आ जाएगी, छाते वो भाई छाता खुलता रहता बंद होता है, ये काम चलता रहता है वहाँ पर, ठीक है ना। ये टेम्परेट साइक्लोन है, बारिश नहीं है। अब आप आ जाओ ट्रॉपिकल एरिया में, यहाँ जो साइक्लोन होते हैं देखो कैसे हैं। ये यूएसए में जो साइक्लोन आ रहे हैं वो कैसे हैं? और साइक्लोन तो आता है, सारे मकान भी उड़ा जाता है, गाड़ी भी उड़ा जाता है, सब कुछ उड़ा जाता है। अब जब ये लोग यहाँ पर है, ऐसा आदमी जिसने हमेशा शांति दिखी हो, वो यहाँ पर आके देखे घर भी उड़ रहा है, पेड़ भी उड़ रहा है, तो वो बताओ डरेगा या नहीं डरेगा? तो जब ऐसी चीज हुई तो इन्होंने क्या बोला कि भैया ये कोई भगवान है। तो सबसे पहली बात क्या है? पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉड, नेचर को गॉड माना है। बिजली खड़की, ठीक है, ठंडर है, तो भैया ये तो इंद्रदेव। बारिश तेज आई, इंद्रदेव ने बारिश कर दी। अच्छा, ट्रॉपिकल एरियाज है, गर्मी ज्यादा है, आग तो लगेगी, लेकिन जंगलों में आग तो लगेगी, ठीक है, आग लगी और भैया अग्नि देवता हो गए, ठीक है। सीजन चेंज हो रहे हैं, और अब देखो ना उन एरियाज में ये सीजन नहीं है। भारत की खास बात क्या है? ये मॉनसूनल एरिया है, यहाँ पर 4 सीजन मिलेंगे आपको। ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेंगे, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको, चाइना में भी मिलेंगे आपको। इसको हम क्या कहते हैं? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। वो कभी देखे ठंड आ गई, कभी देखे गर्मी आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी बारिश आ गई। वो कहते कोई ऐसा बंदा तो है जो सब कुछ कर रहा है, ये नीति को पूरा चला रहा है, वो कौन है? गुरुदेव का। तो पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉड, पहली बात ये डरे और उन्होंने गॉड को देव, नेचर को गॉड बना दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन सा है? इंद्र। इसकी इंपॉर्टेंस यहां से पता लगती है कि ऋग्वेद में 250 मंत्र इनको डेडिकेटेड है। इंद्र को पुरंदर कहा गया। पुरंदर, पुरंदर क्यों कहा? पुर का मतलब क्या होता है? दुर्ग, किले। पुरंदर यानी पुर को भेदने वाला, किलों को तोड़ने वाला, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है जब ये लोग भारत में आए, हमने पढ़ा हड़प्पों के किले होते थे, पढ़ा ना हमने, उनकी बड़ी बड़ी वॉल्स होती थी, शहर के 2 टाइप होते थे। तब इन्होंने इंद्र की पूजा की, इंद्र ने इनकी हेल्प की और किलों को तोड़ा, हड़प्पों के लोग जीते। तो इंद्र क्या है? वॉर का देवता। दूसरा, इंद्र क्या है? बारिश का देवता। तीसरा, इंद्र क्या है? ठंडर का देवता। जब बिजली ठंडर कैसे होती है, इनके देवता कौन है? इंद्र। अरे पंजाब में भी ये कल्चर है, जो गांव से हैं आपको पता होगा, जब बारिश नहीं होती गुड़ियां साड़ते हैं यहाँ पर। पता नहीं आपको ये बात?
आज अगर पंजाब में बारिश ना हो ना, पिंडों के लोग क्या होते हैं, गुड़ियों में बना के उसको साड़ते हैं, जलाते हैं। वो कहते हैं कि इंद्र को खुश कर रहे हैं ताकि बारिश हो। आज भी है पंजाब में कल्चर है, आज भी है, गाँव में, शहरों में नहीं है। शहरों में करोगे वो कहेंगे टूना कर रहा है, चक्के चुपेड़े मारेंगे। ठीक है। तो इंद्र को वृत्त हंता भी कहा गया, वृत्त हंता, वृत्त हंता, VRIT, वृत्त हंता क्यों कहा गया? वृत्तासुर नाम का एक राक्षस था, वृत्तासुर नाम का। उसने क्या किया, ये सप्त सिंधु जो नदियां थी, ये 7 नदियां थी, इसका पानी रोक लिया, ठीक है। और इंद्र ने क्या किया था, वृत्तासुर की हत्या की थी और इस पानी को रिलीज किया था, इसलिए इसको वृत्तासुर भी, वृत्त हंता भी कहा जाता है। समझ आ गया इंद्र के बारे में? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन सा है? अग्नि। इंद्र के बाद किसका नाम आ रहा है? अग्नि का। अग्नि को कितने मंत्र डेडिकेटेड है? 200। अग्नि को क्या माना गया? अग्नि को माना गया कि अग्नि पृथ्वी और आकाश की औलाद है। पृथ्वी और आकाश की औलाद कौन है? अग्नि है। और अग्नि क्या है? हम लोगों में, ह्यूमंस में और गॉड के बीच में जो मीडिएटर है वो कौन है? अग्नि। या जब आप अग्नि जलाते हो, अग्नि की डायरेक्शन क्या है? ऊपर को जाती है। तो उन्होंने क्या बोला, ये तो मीडिएटर है भगवान के और हमारे बीच में। तो अगर भगवान को अगर आपने कुछ अर्पित करना है, फॉर एग्जाम्पल आपका मन किया मैंने भगवान को फल अर्पित करना है, तो ये ऐसे तो फेंकोगे नहीं ये लोग। और